हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये अपने 8th स्टैंडर्ड साइंस का कौन सा चैप्टर है बेटा? फर्स्ट चैप्टर है। और आज हम इसको एक ही वीडियो में मतलब वन शॉट में पढ़ने वाला है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में लास्ट तक देखना है, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा? तो बताओ, पहले सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या है ना? व्हाट इज अ क्रॉप? व्हाट इज अ क्रॉप? सपोज आई से कि अभी अभी वेकेशंस खत्म हुए ना तुम लोगों के, तो गांव गए होंगे, या जो गांव में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। ये है एक फील्ड, है ना, फार्म। यहाँ पे जब मैंने बहुत सारे इतने सारे से प्लांट्स ग्रो किए। क्या ग्रो किए? सपोज यहाँ पे प्लांट्स है। हाँ, ये प्लांट्स ही है, ऐसे ही होता है। यस। तो ये सारे क्या है? इतने सारे जब मैंने सपोज टोमेटो ग्रो किए एक ही फील्ड पे। फील्ड बहुत बड़ी है, खेत बहुत बड़ा है। इतने बड़े एरिया में जब मैंने इतने सारे टोमेटो ग्रो किए, उसको क्या बोलते बेटा? उसको बोलते हैं क्रॉप। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखिए क्रॉप की। डेफिनेशन देखिए। यस। What is a crop? What is a crop? When plants of same kind are grown and cultivated, या फिर are cultivated on a large scale, है ना? लार्ज स्केल मतलब बड़ी सी जगह पे। When plants of same kind are cultivated on a large scale at one place, it is called a क्रॉप। उसको क्या बोलते बेटा? उसको बोलते हैं क्रॉप। तो क्या पढ़ा हमने? When plants of same kind मतलब एक ही जैसे प्लांट जब हम लोग एक फील्ड में कल्टीवेट करेंगे ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एरिया कैसा है बड़ा बेटा? एरिया कैसा है? बहुत बड़ा है ना? तो उस एरिया में ऑन अ लार्ज स्केल जब हम लोग प्लांट्स कल्टीवेट करेंगे एट वन प्लेस, एक ही जगह पे। कितनी जगह पे? एक ही जगह पे। इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आ जाती है। क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। वापस पढ़ेंगे। When plants of same kind are cultivated on a large scale at one place, उसको क्या बोलते बेटा? उसको बोलते हैं क्रॉप। अभी जैसे कि ये सारा क्या लिखा है मैम? ये सारे क्या है बेटा? क्रॉप्स है। ये सारे क्या है? जो भी मुझे कल्टिवेट, अगर मेरे पास एक फील्ड है, मेरे पास खेत है और मुझे उसमें जो भी कल्टीवेट करना है मैं कर सकती हूँ। मैं उसमें कुछ भी ग्रो कर सकती हूँ, जो मेरी मर्जी, है ना? तो ये है इतने सारे क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो कौन सा हो गया सीरियल क्रॉप? एग्जाम्पल व्हीट, पैडी मतलब राइस, है ना? ये हो गए सीरियल क्रॉप्स। अगर हम पल्सेस की बात करें तो हो गया पी ये होता है ना, पी। फिर ग्राम मतलब क्या? चना खाते हो ना?
ये क्या है, ये हो गए पल्सेस। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें जिसमें से ऑयल मिलता है, वो सीड्स जिसमें से ऑयल मिलता है, ऑयल सीड्स क्रॉप कौन से होंगे, जैसे ग्राउंड नट, है ना, ग्राउंड नट का ऑयल होता है, और होता है सनफ्लावर का, सनफ्लावर। फाइबर्स की बात करें, चलो इस पे लास्ट पे आएंगे, फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स पसंद है, कोई भी लिख दो, एप्पल, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कुछ भी। वेजिटेबल्स, पोटैटो, कैबेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। फाइबर्स, फाइबर्स मतलब क्या, जिसको हम थ्रेड में ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक जो थ्रेड बन सकता है उनको फाइबर्स बोलते हैं। तो फाइबर्स कौन से क्रॉप्स होंगे, फाइबर्स मतलब क्या, अगर आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वाइट कलर के जो बॉल जैसे कोई तो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, वाइट वाइट होता है एकदम से वाइट कलर के, ऐसे ऐसे, ऐसा क्या दिखता है, क्या दिखता है ऐसा, कॉटन, है ना, दिखता है कि नहीं, यस। तो कॉटन, और हो गया जूट, मैम वुल भी तो फाइबर है, उसके भी तो हम लोग थ्रेड बना सकते हैं, वुल फाइबर है। तो हमें क्रॉप, हम लोग ग्रो करते हैं क्या वुल को, वुल कहाँ से मिलता है, हम लोग आगे देखेंगे, पता होना चाहिए इतना कि वुल कहाँ से मिलता है, हम लोग ग्रो करते हैं क्या ग्रो, सोचो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे हैं क्रॉप्स। अब ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में हमने एक क्रॉप को टू टाइप्स में डिवाइड किया, कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में। कैसे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ जो सीजन में वो ग्रो होते हैं, जिस सीजन में वो ग्रो होते हैं उसके बेसिस में हमने क्रॉप्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया। कौन से बेसिस में, season in which they grow. yes. टाइप्स कौन से, टू टाइप्स, कौन से टू टाइप्स, एक है एक होते बेटा खरीफ क्रॉप्स, है ना, एक होते हैं खरीफ क्रॉप्स एंड दूसरे होते हैं रबी क्रॉप। एक होते हैं खरीफ क्रॉप एंड दूसरे क्या है, रबी क्रॉप। कैसे डिवाइड किया हमने, टू टाइप्स में। कौन से बेसिस पे ही, कौन से सीजन में वो ग्रो कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने टू टाइप्स ऑफ डिवाइड किया एक क्रॉप को टू टाइप्स में। कौन से टाइप, एक है खरीफ क्रॉप एंड दूसरे है रबी क्रॉप। अभी ये कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, जो क्रॉप्स हम लोग रेनी सीजन में, जिसके सीड्स रेनी सीजन में सो करते हैं और वो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होंगे, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। सो करना मतलब जो फील्ड है हमारी, है ना, उसमें सीड्स को डालना, उसको बोलते हैं सीड्स को सो करना। वो आगे पढ़ेंगे, पूरा सोइंग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी क्या जानना है कि सोइंग मतलब क्या, सीड्स को फील्ड में डालना मतलब सोइंग। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब जो क्रॉप्स रेनी सीजन में हम सो करते हैं उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप, है ना। तो इंडिया में रेनी सीजन कब होती है, चल रही है ना, रेनी सीजन चल रही है, तो अभी कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे होंगे, खरीफ क्रॉप्स।
रेनी सीजन कब होती है? फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में रेनी सीजन इज फ्रॉम जून टू सितंबर, और इस सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप्स क्या है? पैडी। पैडी मतलब पैडी इज राइस फील्ड। पैडी इज राइस फील्ड, है ना। मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सारे क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे रबी क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स समर में होते थे उनको, सॉरी, जो क्रॉप्स विंटर में है उनको बोलते हैं, जो क्रॉप्स विंटर में, जिनके सीड्स विंटर में सो करेंगे और वो विंटर सीजन में ग्रो होंगे, उनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। जो रेनी में हो रहे थे उनको क्या बोल रहे थे? खरीफ क्रॉप्स। जो विंटर में जिनके सीड सो कर रहे हैं उनको बोल देंगे रबी क्रॉप्स। विंटर सीजन कब होती है? फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। मतलब ये सीजन में हम लोग कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल wheat, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिंसीड। लिंसीड क्या होता है? लिंसीड मतलब फ्लैक्स सीड। सुना है क्या कभी फ्लैक्स सीड? हिंदी में इसको अलसी बोलते हैं। सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मम्मी को बता देना, मम्मी किचन में से निकाल के दिखा देगी कि फ्लैक्स सीड क्या होता है, अलसी क्या होती है। ठीक है, आया समझ में बेटा डिफरेंस? खरीफ क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स क्या है? खरीफ मतलब रेनी सीजन, रबी मतलब विंटर सीजन। ठीक है, और एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं। इन दोनों की डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, इसके आगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सपोज अगर मुझे कोई क्रॉप ग्रो करना है, मेरा खुद का फार्म है, खेत है, उसमें मुझे कोई भी क्रॉप ग्रो करना है, तो मैं कैसे करूँगी? ऐसे ही कुछ भी कोई भी प्रोसेस कभी तो नहीं कर सकती ना, एक सीक्वेंस होनी चाहिए, है ना। एक सीक्वेंस होने चाहिए जिसके बाद जो सीक्वेंस फॉलो करके मेरा जो क्रॉप है वो अच्छा प्रोडक्शन दे। तो वही सीक्वेंस जो हमें फॉलो करनी है उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो द वेरियस practices performed by a farmer to produce a good crop are called agricultural practices। एक अच्छा क्रॉप ग्रो करने के लिए और अच्छे प्रोडक्शन के लिए जो प्रैक्टिसेस फार्मर्स फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी the various agricultural practices which are carried out at various stages of crop production, ये हमें पढ़ने हैं, इन डिटेल पढ़ने हैं कि एक के बाद एक सारे पढ़ने कि पहले क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फील्ड को रेडी करेंगे, है ना। उसके बाद उसमें सोइंग होगी, फिर मैन्योर ऐड करेंगे, इरिगेशन करेंगे, वीड्स जो होंगे, वीड्स मतलब क्या वो भी सीखेंगे, जो वीड्स हैं उनको रिमूव करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, और एट लास्ट जब क्रॉप बन जाएगा, जो प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको स्टोर करेंगे, है ना। तो ये सारे क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। इनको वन बाय वन हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये अर्थ है, जो अर्थ है उसका टॉप लेयर जो है, दिस इज अर्थ, तो इसका जो टॉप लेयर है इसको हम बोलते हैं सॉइल, है ना। यहीं पे तो क्रॉप ग्रो करना है, यहीं पे तो सीड सो करेंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले तो देखो सॉइल क्या है, बता दिया मैंने सॉइल क्या है। अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, है ना। और कौन सा स्टेप है ये? क्रॉप ग्रो करने का फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन, है ना। जब भी प्रोडक्शन करना होगा तो जो फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करनी है, जब भी खुद की खेती करनी होगी, फार्मिंग करनी होगी, तो फर्स्ट स्टेप क्रॉप ग्रो करने का क्या है? सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे?
कैसे प्रिपेयर करेंगे सॉइल को? फर्स्ट इज प्लोइंग करेंगे उनमें। प्लोइंग मतलब क्या? एक ये इम्प्लीमेंट होता है, ये एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, इसकी मदद से प्लोइंग किससे करेंगे? दिस इज़ एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, इसकी हेल्प से हम प्लोइंग करेंगे। तो ये दिखता कैसा है? तो पहले प्लोइंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, जो सॉइल है ना बेटा वो एक हार्ड हो चुकी होती है ना। हमने जब लास्ट क्रॉप हार्वेस्ट किया, निकाल लिया, उसके बाद फील्ड ऐसे ही रहती है थोड़े टाइम तक, है ना। तो वो जो सॉइल है वो हार्ड हो चुकी होती है, तो उसको एक तो पहले लूज़ करना पड़ेगा, वो जो सॉइल है उसको लूज़ करना पड़ेगा, एंड जो मिनरल्स है उसको रोटेट कर, जो हम लोग जो सॉइल है उसको हम रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो लूजनिंग एंड टर्निंग, रोटेट मतलब टर्न करना, ऊपर का सॉइल नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर आएगा। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। इसको बोलते हैं टिलिंग भी। प्लोइंग को और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिलिंग। क्या है बेटा टिलिंग? What is tilling? The process of loosening and turning the soil is called plowing or tilling. The process of loosening and turning the soil is called plowing or tilling. This is also an important definition. इसको भी याद करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। अभी जो हम टिलिंग है, जो प्लोइंग करते हैं, जो टिलिंग करते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे? कुछ तो चाहिए ना, हमें हाथ से तो नहीं कर सकते, तो एक इम्प्लीमेंट चाहिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, मतलब इसकी मदद से। ये क्या है? एक प्लो है। ये क्या है? दिस इज अ प्लो। तो प्लो पहले पढ़ेंगे, प्लो क्या होता है, कैसे दिखता है। तो वुडन प्लो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग log of wood which is called a plow shaft. ये जो है बेटा, this is a plow shaft. ये जो log of wood है, ये जो wood का एक पार्ट है बड़ा सा, उसको हम बोलते हैं क्या? This is a plow shaft, है ना। फिर एक साइड पे हैंडल होता है, there is a handle at one end of the plow shaft. ये क्या है? This is a handle. एक एंड पे क्या है? हैंडल है। और जो हैंडल है यहाँ पे क्या है? एक ट्रायंगुलर पार्ट है। बिलो द हैंडल, यहाँ पे जो हैंडल है उसके बिलो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है। ये किससे बना हुआ था बेटा? दिस इज मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन। तो जो ट्रायंगुलर पोर्शन है जो आयरन का बना होता है उसको बोलते हैं प्लोशेयर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लोशेयर। अभी ये साइड समझ ली, ये प्लो शाफ्ट है, ये हैंडल है, ये प्लोशेयर है। अभी दूसरी साइड एक परपेंडिकुलर या राइट एंगल पे, द अनदर एंड ऑफ द प्लो शाफ्ट कैन बी अटैच टू अ वुडन बीम विच इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द प्लो शाफ्ट। राइट एंगल मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। मतलब इसको बोलते हैं जो इस वे में कनेक्टेड हो 90 डिग्रीज पे, 90 डिग्रीज पे मतलब राइट एंगल पे जो कनेक्टेड है उसको क्या है? दैट इज अ वुडन बीम। क्या है? इट इज अ वुडन बीम। The other end of the plow shaft can be attached to a wooden beam which is fixed at right angles to the plow shaft. मतलब राइट एंगल पे एक जो एंड है वहाँ पे हमने कुछ कनेक्ट किया, उसको क्या बोलेंगे? वुडन बीम। अभी इसको हम हाथ से तो नहीं चलाएंगे, इनको चलाएंगे इनकी मदद से। ये जो सपोर्टर्स है सबसे बड़े फार्मिंग के, इनकी हेल्प से चलाएंगे, है ना। तो ये जो वुडन बीम है इट इज़ प्लेस्ड ऑन देयर नेक। ये जो बुलक्स है या फिर ऑक्स जो है, वुडन बीम कहाँ पे प्लेस्ड है? उनके नेक पे, उनके बैक पे। तो द बीम इज प्लेस्ड ओवर द नेक ऑफ 2 बुलक्स और ऑक्सन सो एज टू पुल द प्लो, है ना। पढ़ा हमने कि जो बीम है ये यहाँ पे प्लेस की उनकी नेक पे, और क्या करेंगे? ये जब आगे मूव करेंगे, ये जब फॉरवर्ड मूव करेंगे तो प्लो भी फॉरवर्ड मूव करेगा, वो भी आगे मूव करेगा। Nowadays, a traditional wooden plow is increasingly repeated by
वो रिप्लेस हो गया। जो ओल्डन ट्रेडिशनल वुड का बना होता था वो अभी किससे रिप्लेस हो गया? आयरन प्लो से। क्यों रिप्लेस किया हमने? दिस इज मोर सस्टेनेबल, मोर सस्टेनेबल है। जो वुड का था उसको हमने आयरन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में प्लो क्या होता है? दिस इज अ प्लो, प्लो शाफ्ट, हैंडल, उसके साइड में प्लो शेयर और दूसरे एंड में एक वुडन बीम। तो इसके बाद हमें पढ़ना है हो। हो मतलब क्या? ये जो है इट इज अ हो, ये भी एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। ये किसके यूज में होता है? वीड्स रिमूवल। जो वीड्स होते हैं उनके रिमूवल। सपोज ये फील्ड है, उसमें प्लांट ग्रो हो रहे हैं, जो हमारे डिजायर्ड प्लांट है, ठीक है, जो मैंने कल्टीवेट किए हैं, ये कल्टीवेटेड प्लांट है। जो हमने ग्रो किए, जो क्रॉप्स हमने ग्रो किए हैं वो हमारे कल्टीवेटेड क्रॉप्स है। उसके बीच बीच में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, तो उनको बोलते हैं हम वीड्स। ये जो अनवांटेड प्लांट्स है जिसकी हमें बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है बेटा, कुछ भी काम के नहीं है, बस हमारे जो नॉर्मल जो हमारा क्रॉप है उसका न्यूट्रिशन ले लेंगे, फिर वो जो हार्म करेंगे, वो सारी जो एक्स्ट्रा के प्लांट्स है वो हमें नहीं चाहिए। जो हमारी फील्ड में, जो हमारी फील्ड के लिए हार्मफुल है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं वीड। तो उनको निकालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि ठीक है ग्रो हो गए तो होने दो, ऐसे तो नहीं होता। उनको टाइम टू टाइम निकालना पड़ेगा, या फिर अच्छे से जो अभी तक हम लोग जो सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी ग्रो हो चुके होंगे। जब हमारे क्रॉप्स नहीं थे, फार्म खाली था, लैंड खाली था, उस पर भी कुछ वीड्स ग्रो हुए होंगे, तो वो वीड्स को निकालना पड़ता। तो वो किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ हो। Hoe is an agricultural implement which is used for removing weeds. किसके लिए? Removing of weeds and loosening and turning the soil. और क्या होगा? जो नीचे सॉइल है, हमने बोला था प्लोइंग में भी लूज एंड टर्न करते हैं सॉइल को, और इसकी हेल्प से भी करते हैं, इसकी हेल्प से भी सॉइल को लूज एंड टर्न कर सकते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अगेन इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन। ये जो लॉन्ग रॉड है इसके पास भी है ना, वुड और आयरन की एक लॉन्ग रॉड। तो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड पार्ट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड बिलो द हैंडल एंड एक्ट्स लाइक अ ब्लेड। ये जो है ये शार्प होती है। ब्लेड कैसी होती है बेटा? शार्प होती है। पता होगा ब्लेड्स जो है दोज आर शार्प, और ये विड्स को कट करने के लिए हमें कुछ तो शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो है ये बेंट प्लेट है, ये शार्प होती है और ये ब्लेड की तरह एक्ट करती है, और इसको भी विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स हम लोग पुल कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट फॉर रिमूविंग ऑफ वेट्स, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ठीक है बेटा? यस। अभी है कल्टीवेटर। ये जो कल्टीवेटर, ये जो दिख रहा है, दिस इट इज कॉल्ड अ कल्टीवेटर। ये भी सेम यूज में आएगा, और ये जो हम लोग अभी बुलक्स यूज करते थे, एनिमल्स यूज करते थे, है ना, तो वो बेचारों को भी कितना परेशान करेंगे। तो हमने एक आइडिया निकाला कि ये किसकी मदद से अभी हम लोग इसको यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। जो कल्टीवेटर है ये है ट्रैक्टर। तो अ कल्टीवेटर इज अ ट्रैक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, है ना। कल्टीवेटर क्या है? ट्रैक्टर ड्रिवन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है। एक तो बेस है कि जो कल्टीवेटर है वो क्या करेगा? जो कल्टीवेटर है वो क्या करेगा? लेबर और टाइम को सेव करेगा। लेबर मतलब क्या? बहुत सारे जो लोग होते थे, बहुत सारे लोगों को फील्ड में काम करना पड़ता था, सिर्फ प्लोइंग टिलिंग वही सारे काम करने पड़ते थे, थक जाते थे। तो ये निकाला, मतलब लेबर भी सेव करेगा, और जो ट्रैक्टर है ऑफ कोर्स मैकेनिकल है, जल्दी जल्दी काम करेगा, तो टाइम भी सेव करेगा। तो कैसे यूजफुल है? इट विल सेव लेबर एंड टाइम बोथ। ठीक है बेटा?
यस, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल या फिर द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, आता है मैम, फिर भी होमवर्क ले लो, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना, ये है होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सोइंग। अभी हमारी फील्ड जो थी अच्छे से रेडी हो गई है, अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, हमने सॉइल को अच्छे से लूज कर दिया, टर्न कर दिया, उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स थे, जो वीड्स थे, उनको भी रिमूव कर दिया, जो सॉइल है अभी अच्छे से प्रिपेयर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सोइंग ऑफ द सीड्स। जो हमारे सीड्स है उनको ग्राउंड में डालेंगे, प्लांट ग्रो करना है तो सीड तो डालना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग ऑफ द सीड्स। तो सोइंग मतलब क्या, सोइंग मतलब द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स or putting the seeds in the ground soil for growing the crop plant is called as sowing। ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन लर्न भी करनी है। ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन लर्न भी करनी है। क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स, मतलब सीड्स को डालना इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एज सोइंग। स्कैटरिंग द सीड्स कहाँ पे, इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट, इट इज कॉल्ड एज सोइंग। तो जब हम लोग सो करने वाले होते हैं सीड्स, उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या करेंगे, जितने सीड्स है सारे के सारे सो कर देंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, पहले उनका क्वालिटी चेक करेंगे। तो जो सीड्स है हमारे पास उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो सो करने लायक है। अगर ख़राब हुए, सपोज ये सारे सीड्स मैंने सो कर दिए, उसमें से 70% है बैड क्वालिटी, तो ये चाहिए होगा क्या फार्मर को कि जो ख़राब क्वालिटी के सीड्स है वो सो करेंगे, तो ये नहीं चाहिए होता है। अगर ख़राब सीड्स सो करेंगे तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, अच्छा प्रोड्यूस ही नहीं मिलेगा हमें, अच्छा क्रॉप ही नहीं ग्रो होगा, तो क्या फ़ायदा इतना सब मेहनत करके, है ना। तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि जो सीड्स है वो अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं। तो before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds free from infection and diseases. गुड क्वालिटी सीड्स मतलब क्या, जो सीड्स जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई डिजीज़ नहीं होती, दे आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, उनको बोलते हैं हम गुड क्वालिटी के सीड्स। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड फॉर गुड फूड ग्रेन्स। हाई यील्ड मतलब उनका ज़्यादा प्रोडक्शन, जितना क्रॉप है उसका अच्छा प्रोडक्शन, जितने सीड्स होके उसका अच्छा प्रोडक्शन। तो जो हाई यील्ड लाने के लिए जो हमें सीड्स लगेंगे, दैट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो वही हमें पढ़ना है कि कैसे, अभी कैसे पता चलेगा मैम कि कौन सा गुड क्वालिटी के है, कौन सा बैड क्वालिटी के है, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा, खाली है, सिखा रही हूँ। यस, सपोज हमें सीड्स चेक करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें फिल करेंगे वाटर, बीकर में क्या फिल किया, वाटर। इसके बाद ये जो हमारे सीड्स है, इसमें क्या ऐड करेंगे, सीड्स। तो कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो सरफेस पे फ्लोट करेंगे, कुछ सीड्स ऐसे हैं बेटा जो सिर्फ सरफेस पे फ्लोट करेंगे, और कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे सिंक हो जाएंगे, बीकर के नीचे सिंक हो जाएंगे। तो जो सरफेस पे सीड्स फ्लोट कर रहे हैं,
दोज आर बैड क्वालिटी। और जो नीचे सिंक कर गए सीड्स, ये है गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। रीजन क्यों ऐसे हुआ? जो सरफेस पे है वो बैड क्वालिटी के सीड्स क्यों है? क्यों वो सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं? बिकॉज उनको वो जो बैड क्वालिटी सीड्स हैं वो कैसे होंगे? ये होंगे हॉलो। ये जो बैड क्वालिटी की सीड्स है ये कैसे होंगे? खाली होंगे, अंदर से एकदम हॉलो होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इंसेक्ट गया या फिर कोई भी पेस्ट ने वो सीड को इन्फेक्ट कर दिया, खा गया, हाफ हो गया। ये सारे जो सीड्स है जो हॉलो होंगे अंदर से, तो क्या करेंगे? वो फ्लोट करेंगे। हॉलो है मतलब उनका जो वेट है वो कम हो गया। हॉलो है मतलब वेट होगा जो कम हो गया होगा। और ये जो गुड क्वालिटी सीड्स है वो फिल्ड है अंदर से, मतलब अच्छे से अंदर से फिल्ड है, तो उनका वेट इनसे तो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, है ना। तो वो जो सीड्स है वो वाटर में सिंक कर जाएंगे। अभी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने दिमाग लगाया था। कैसा? कि मैम ये जो हमारे सीड्स है, उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया मुझे कि मैम ये जो सीड है उसके अंदर इंसेक्ट जाएगा, उसके अंदर इंसेक्ट जाएगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। ये उसने आंसर लिखा था। सोचो, उसने ये आंसर लिखा था कि मैम जो ये सीड्स है उसके अंदर इंसेक्ट गया, और उसके अंदर इंसेक्ट गया तो उसका वेट इंक्रीज हो गया, तो जब उसका वेट इंक्रीज हुआ तो नीचे सेटल डाउन हो गए। इतना दिमाग होता है तुम लोगों के पास, इतना ज़्यादा दिमाग होता है कि जब भी इंसेक्ट गया तो सीड का वेट इंक्रीज हो गया, वो सेटल डाउन हो गए। तो इतना दिमाग नहीं लगाना बेटा, इतना दिमाग नहीं लगाना है। जो हमने सिखाया है वही पढ़ना है, और एग्ज़ाम में ये लिख के बिल्कुल भी नहीं आना है, ये लिख के बिल्कुल भी नहीं आना है। आ गया समझ में? गुड क्वालिटी जो सीड्स होंगे वो नीचे सेटल करेंगे, और जो बैड क्वालिटी है वो फ्लोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो विद इन अंदर से हॉलो होते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? यस। अभी सीड्स तो सिलेक्ट हो गए हमारे। जो गुड क्वालिटी सीड्स थे वो सिलेक्ट हो गए, जो बैड थे उनको डिस्कार्ड कर देंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे। जो गुड क्वालिटी है अब उनको बारी आती है सो करने की। जो हमारी फील्ड है उसमें सो करने की बारी आती है। तो फर्स्ट इज सोइंग बाय हैंड। हैंड से सोइंग मतलब हम क्या करेंगे? हाथ में सीड्स लेंगे और कैजुअली ग्रेजुअली उसको क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे। मतलब हाथ में लिया और ऐसे स्प्रेड कर दिया, उसको बोलते हैं सोइंग बाय हैंड। ये पर्सन कर रहा है ना, हाथ में लेके इज जस्ट स्प्रेडिंग आउट द सीड्स, इज जस्ट स्प्रेडिंग आउट द सीड्स। दिस आर, ऐसे करते हैं सोइंग बाय हैंड। सीड्स आर टेकन इन हैंड एंड ग्रेजुअली स्कैटर्ड इन द एंटायर प्लो फील्ड। मतलब जो पूरी फील्ड है उसमें सीड्स को हमने ग्रेजुअली ऐसे ही स्कैटर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? इसका कुछ तो मेन डिसएडवांटेज है। क्या होगा? सपोज दिस इज आवर फील्ड, ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पे सीड स्कैटर कर रहा है, तो क्या होगा? कुछ जगह पे बहुत सारे सीड्स हो जाएंगे, कुछ जगह पे कम, कुछ में बिल्कुल कम, और कुछ जगह एकदम खाली रह जाएगी। तो ये कैसे? एक जैसे सीड्स नहीं हुए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ उनका। तो ये जो सीड्स है उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मुझे मिनरल्स चाहिए। तो ऐसा तो नहीं चाहिए कि इतने सारे सीड्स कॉम्पीट करें और ये यहाँ पे अकेला है, तो उसको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे होगा ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग की वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो वी डोंट वांट दैट। उसके लिए तो ये क्या है? दिस इज अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज। और एक है कि हमने ऐसे, तो ये जो सीड्स है ऐसे ही स्कैटर कर दिए, तो ये सीड्स ऊपर के ऊपर ही है ना, लैंड के अंदर नहीं गए, सॉइल के अंदर नहीं गए। तो ये क्या है? डायरेक्टली ऊपर सो हुए। तो वो क्या है? फ्री का खाना। किसके लिए? हमारे जो बर्ड्स है उनके लिए फ्री का खाना है कि उनका लंच डिनर इसमें हो जाएगा। आएंगे फीड करेंगे जाएंगे, आएंगे फीड करेंगे जाएंगे। तो ये भी नहीं चाहिए हमें, हमें ये भी नहीं चाहिए। तो
ये जो अवॉइड करने के लिए हम दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं। तो पहले इसके डिसएडवांटेज पढ़ ले, रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है। देयर इज़ नो प्रॉपर स्पेसिंग, मतलब यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, और प्रॉपर डेप्थ, एक डेप्थ भी नहीं है, ऊपर सरफेस पे होंगे। एट विच द सीड्स आर सोन बाय हैंड, ठीक है। द सीड्स scattered on the surface of the soil for sowing can be picked up and eaten by birds, है ना। बर्ड्स पिकअप करेंगे, खाएंगे, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो हाथ से सोइंग बाय हैंड के ये डिसएडवांटेजेस है। अभी हैंड से सोइंग नहीं करनी तो हम लोग टूल्स यूज करेंगे, कुछ इंप्लीमेंट्स यूज करेंगे जिसकी मदद से सो कर सकते हैं। दिस इज अ फर्स्ट इम्प्लीमेंट। ये जो इम्प्लीमेंट है इट इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल पता है ऐसे शेप का होता है, इट इज शेप्ड लाइक अ फनल। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज शेप्ड लाइक अ फनल। ये तो द सीड्स आर पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, यहाँ पे डालेंगे और 2 से 3 पाइप से सीड्स को नीचे डालेंगे। 2 to 3 पाइप्स में सीड्स को नीचे डालेंगे। तो द एंड्स पियर्स, इसका जो एंड है, ये जो एंड है इट विल पियर्स इनटू द सॉइल, सॉइल में अंदर जाएगा एंड प्लेस सीड्स देयर। मतलब ये जो एंड है, ये जो फनल का जो एंड है इट विल go deep into the soil, it will pierce into the soil और seeds को soil के अंदर place करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद है सीड ड्रिल। आजकल जो मॉडर्न मेथड है जो अभी रिसेंटली हम लोग यूज करते हैं दैट इज सीड ड्रिल। तो ये है सीड ड्रिल, इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग। कैसे मेथड है? इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग, modern method of sowing seeds with the help of tractors। with ये कैसे, देखो ये जो है सीड ड्रिल ये with the help of tractors। कैसे सो करते हैं हम सीड्स को? with the help of tractors, with the help of seed drill। the seeds are sown at uniform depth। इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो है एक प्रॉपर डेप्थ पे होगा, है ना। जो प्रॉपर डेप्थ पे होगा, डेप्थ मतलब ये हमारी जो फील्ड है उसमें हमने जो प्लो किया है तो ये जो है वो प्रॉपर इंटरवल पे सो करेगा। हाथ में कैसा हो रहा था? सोइंग बाय हैंड, एक जगह पे ज़्यादा एक जगह पे कम, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर डेप्थ और एक प्रॉपर स्पेसिंग होगी सीड सो करने की, और इक्वल डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म डेप्थ और एक इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को सो करते हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, है ना। सीड्स कहाँ पे है? सॉइल के नीचे है, तो बर्ड्स भी उनको नहीं खा सकेंगे। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स लेबर एंड टाइम। ऑफ कोर्स मॉडर्न मेथड है, दिमाग लगाया है, ज़्यादा मैकेनिकल यूज़ किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? लेबर और टाइम दोनों सेव होगा। यस नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स। यस जब भी हमें सीड्स को सो करना होता है तो कुछ चीज़ें ख्याल रखनी होती है ना, तो उनको बोलते हैं प्रिकॉशंस। फर्स्ट क्या है? द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सूटेबल फॉर जर्मिनेशन। मतलब जो सॉइल का लेयर है उसमें राइट डेप्थ पे सो करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर और ना बहुत ज़्यादा बिलो। इट शुड बी एट राइट डेप्थ। द सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग। हमने आगे भी देखा कि राइट इंटरवल्स, एक प्रॉपर स्पेसिंग में, एक प्रॉपर इंटरवल में हम लोगों को सीड्स को सो करना है। एक जगह पे करेंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, है ना। द सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में सो करेंगे तो क्या होगा? नो प्रॉपर जर्मिनेशन। सीड को क्या लगता है? मॉइस्चर लगता है ना। सीड को लगता है मॉइस्चर, मॉइस्चर होगा तो ही सीड्स प्रॉपरली ग्रो कर पाएंगे, तो ही अच्छे से जर्मिनेशन होगा। सीड्स रिक्वायर
अगर प्रॉपर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो सीड्स प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं करेंगे, है ना। तो द सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल में नहीं करना, सॉइल जो है मॉइस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वाले सॉइल में भी नहीं करना, करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे हमने ये बहुत वाटर लेडन है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी है ये सॉइल में। तो जो सीड्स है हमने सो किए, तो जब इस पे सनलाइट आएगी तो क्या होगा, जो ऊपर का लेयर है वो ड्राई हो जाएगा, है ना। आफ्टर फॉलिंग ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट आएगी जो ऊपर का लेयर जो है वो ड्राई हो जाएगा और नीचे वो जो है वो मॉइस्ट रहेगा। तो इसकी वजह से जो ड्राई हो गया, जो हार्ड हो गया, ड्राई होगा तो हार्ड भी हो जाएगा, ड्राई होने के बाद हार्ड भी हो जाएगा, तो उसकी वजह से सीड्स प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं करेंगे। हमें लूज सॉइल, अच्छा क्वालिटी ऑफ सॉइल लगता है टू ग्रो द सीड्स। अगर ये जो सॉइल है जो हार्ड हो गया तो सीड्स प्रॉपरली सो नहीं कर पाएंगे, सीड्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना बेटा। नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटिंग मतलब क्या। थोड़े टाइम पहले हमने देखा कि जो सीड्स है उसकी मदद से हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे ना, जो सीड्स थे हम लोग उनको सो करके क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। बट कुछ प्लांट्स में, कुछ क्रॉप्स में क्या होता है बेटा, ट्रांसप्लांटिंग रिक्वायर्ड है। मतलब हम क्या करेंगे, सीड्स को एक छोटे से एक नर्सरी में, पहले तो एक नर्सरी में ग्रो करेंगे ताकि एक वो छोटू सा प्लांट बन जाए, एक सैपलिंग बन जाए, है ना। क्या करेंगे, नर्सरी में ग्रो करेंगे ताकि एक छोटू से सैपलिंग्स मिल जाए हमें। फिर वहाँ से लाके, वो नर्सरी से लाके वो सैपलिंग्स जो है उनको विथ हैंड मैन्युअली हम लोग फील्ड में प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, सीड्स को नर्सरी में सो करेंगे, नर्सरी में जब वो छोटू प्लांट्स बन जाएंगे, जब सैपलिंग्स बन जाएंगे तो वो सैपलिंग्स को हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक पैडी मतलब राइस आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, पहले उनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, मतलब छोटे प्लांट्स बन जाएंगे, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली, हाथ से ही मैन्युअली ही हम उनको फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसको क्या बोलते बेटा, ट्रांसप्लांटिंग। अभी सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, सीड्स भी सो कर दिए, 2 मेथड्स कंप्लीट। थर्ड इज एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, या फिर एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, टू द फील्ड। The crop plants needs a number of mineral elements from their growth which they get from the soil through their roots. जो क्रॉप प्लांट्स है बेटा उनको बहुत सारे मिनरल्स लगेंगे। कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, कोई भी प्लांट को जब ग्रो होना होता है उसको सर्टन, तुम्हें भी लगता है ना न्यूट्रिशन लगता है, जब हम बड़े होते हैं हमें न्यूट्रिशन लगता है कि नहीं। मम्मी बोलती है दूध पियो, ये खाओ, ये अच्छा खाओ, वो अच्छा खाओ, उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो वैसे ही इनको जब ग्रो होना होगा, जब प्लांट्स को, जब क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ेगा, उनको ग्रो होना पड़ेगा, तो उनको भी कुछ तो न्यूट्रिशन लगेगा, है ना। तो वो किससे मिलता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर से। ये क्या होता है, पढ़ रहे। द क्रॉप प्लांट्स नीड्स अ नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ विच दे कैन गेट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। हम लोग स्प्रिंकल नहीं कर सकते उनके लीव्स पे, जो भी वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी प्लांट को मिलना होता है वो कहाँ से मिलता है, ये जो सॉइल है रूट की ही हेल्प से प्लांट को मिलेगा, है ना। हम लोग डायरेक्टली लीफ को नहीं बोल सकते कि खाना खा लो, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, जो रूट्स है हम लोग सॉइल में जो भी ऐड करेंगे, दैट न्यूट्रिएंट्स विल ऑटोमेटिकली मूव टू द एंटायर पार्ट, किसकी मदद से, रूट्स की मदद से। The crop plants need a number of mineral elements for their growth which they can get from the soil through their roots. पढ़ लिया।
Repeated growing of crops in the same field removes a lot of precious mineral elements, organic matter and other materials from this. मतलब अगर हम लोग सॉइल में बार बार क्रॉप्स ग्रो करते रहेंगे तो उनका जो है क्रॉप्स वो क्या करेंगे, मिनरल्स ले लेंगे सॉइल में से, तो धीरे धीरे उनका लेवल कम होता जाएगा। जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्या अप्लाई करते हैं हम, ये मिनरल्स, मतलब मिनरल्स के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो डेफिशिएंसी है सॉइल में, जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो कैसे पूरी होगी, बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। यस, व्हाट इज अ मैन्योर? मैन्योर मतलब क्या बेटा, मैन्योर एक सॉल्वेंट, एक सब्सटेंस है जो फार्मर्स खुद प्रिपेयर करेंगे, जो फार्मर्स खुद प्रिपेयर करेंगे फील्ड्स में, उनके जो फील्ड्स होते हैं वहीं पे भी, विद द हेल्प ऑफ काउ डंग, है ना। जो डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स है, जो डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स है, जो काउ डंग है, उनकी मदद से क्या प्रिपेयर होता है बेटा, मैन्योर प्रिपेयर होता है। A manure is a natural substance. कैसा है? It is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste. जो animal waste है, like cow dung, human waste जो है, and plant residue, जो बचा हुआ plant का residue है, ये सब की हेल्प से, विच सप्लाइज एसेंशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल। ह्यूमस मतलब क्या बेटा, जो ऑर्गेनिक, जो प्लांट्स एनिमल्स डेड हो गए होते हैं वो एक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गए, वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट होंगे, उसको बोलते हैं ह्यूमस। फार्मर्स डंप एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट है उनको फार्मर्स क्या करेंगे, डंप करेंगे। एंड प्लांट वेस्ट लाइक लीव्स इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज स्लोली। जो एनिमल वेस्ट है बेटा, जो एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट होंगे उनको फार्मर्स डंप करेंगे, और कहाँ पे करेंगे, एक ओपन फील्ड्स होते हैं वहीं पे फार्मर्स उस वेस्ट को डंप करेंगे, वहाँ पे छोड़ देंगे और उसको डिकम्पोज होने देंगे। डिकम्पोजिशन कौन करेगा, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोग जो सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो छोटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो करेंगे डिकम्पोजिशन का काम। डिकम्पोजिशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज एनिमल एंड प्लांट मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट है, जो प्लांट वेस्ट है, जो मैटर जो डिकम्पोज हो गया है, उसको हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। पढ़ लिया मैन्योर। मैन्योर के बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स तो हम खुद से बनाते हैं, हम मतलब जो फार्मर्स होते हैं मैन्योर्स खुद से बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक। और वो जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स कहाँ पे, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स है। अ केमिकल फर्टिलाइजर is a salt or an organic compound containing the necessary plant nutrients। मैन्योर में बेटा सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो फर्टिलाइजर्स है उनमें एक टारगेट न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट्स को चाहिए। एक जो टारगेट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि NPK बोलते हैं हम लोग, जैसे कि NP और K मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। क्या बोलते हैं, NPK कहाँ से मिलता है, फर्टिलाइजर से। प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, कहाँ से मिलता है, फर्टिलाइजर से मिलता है। कहाँ से मिलेगा बेटा, फर्टिलाइजर से। अ केमिकल फर्टिलाइजर इज रिच इन पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट। पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब जो प्लांट को चाहिए, जो टारगेट न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए बेटा, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेगा, such as nitrogen, phosphorus and potassium, NPK, ठीक है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of wheat, paddy and maize। ये जो सारे क्रॉप्स है, जब उनमें हम फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं तो अच्छा यील्ड मिलता है, एट द एंड अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है,
एक तो जब हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, बहुत केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल्स होंगे, तो जो केमिकल्स है उसकी वजह से जो नेचर ऑफ सॉइल है, एसिडिक बेसिक जो भी है वो चेंज हो जाएगा, जो नेचर ऑफ सॉइल है वो चेंज हो जाएगा। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल एंड मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। सॉइल को क्या करेगा, कम फर्टाइल करेगा। ठीक है, प्लांट्स का तो अच्छा प्रोडक्शन देगा, बट धीरे 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 सॉइल कैसा होता जाएगा, धीरे धीरे कम फर्टाइल होता जाएगा। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजेज वाटर पोल्यूशन इन द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। मतलब क्या होगा, सबसे डेंजरस इसमें होगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फर्स्ट क्या था डिसएडवांटेज, कि सॉइल का जो नेचर है, जो कंपोजिशन है, जो नेचुरल सॉरी जो केमिकल नेचर है सॉइल का, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स उसको चेंज कर देते कंप्लीटली, उसकी वजह से जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाएगा। सेकेंड वॉज कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन करेगा, मतलब वाटर पोल्यूशन करेगा। जो भी है हमारा सॉइल, उसमें हमने फर्टिलाइज़र ऐड किया, जब रेनफॉल होगा तो क्या होगा, वो जो सारे फर्टिलाइजर्स है कहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाएंगे, तो वाटर पोल्यूशन करेगा। यस, अभी हमें जो पढ़ा वो डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखा है एंड क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है। क्वेश्चन जब आता है इस फॉर्म में आता है, ये है इम्पॉर्टेंट, ये है वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है बेटा, ये अच्छे से लर्न करके जाना है एग्जाम के लिए। क्या है मैन्योर, अभी सिर्फ पढ़ेंगे, हमने जो कर लिया वही है सब। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज, है ना। तो फर्टिलाइजर क्या है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली नहीं बनाते। अ मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनमें NPK ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता, बट फर्टिलाइजर्स है ही उसी काम के लिए। फर्टिलाइजर्स वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। NPK में मतलब इसमें NPK जो होगा वो कम होगा, इसमें जो NPK है वो ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है ज़्यादा होगा। A manure provides a lot of organic matter like humus to the soil. Manure organic matter provide करता है. Fertilizer does not provide any humus. Manure humus provide करेगा. Fertilizer will not provide any humus. A manure is absorbed slowly by the plants because it is not much soluble in water. Manure क्या होगा बेटा, अगर जो water है, फील्ड में water present होगा, जो crop है उसके रूट्स है ना, रूट्स क्या काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन का, रूट्स क्या काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन का। तो मैन्योर जो है, फर्टिलाइजर जो है वो यहीं से एब्जॉर्ब होंगे, रूट से ही एब्जॉर्ब होंगे, रूट से ही प्लांट में एब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पे जो वाटर है वो डायरेक्टली क्रिस्टल फॉर्म में तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इनके साथ सल्यूबल हो जाएंगे, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जो मैन्योर्स है दोज आर लेस सल्यूबल, इतना ज़्यादा मिक्स नहीं होंगे, दोज आर लेस सल्यूबल। और जो फर्टिलाइजर्स है वो ज़्यादा सल्यूबल है, तो वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। तो मैन्योर्स है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे प्लांट से, और जो फर्टिलाइजर्स है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, हमने देखा ना फील्ड्स में प्रिपेयर करते हैं, और फर्टिलाइजर्स कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, फैक्ट्रीज में। मैन्योर जो है फार्मर्स खुद प्रिपेयर करते हैं फील्ड्स में, ओपन ग्राउंड्स में, और जो फर्टिलाइजर्स है वो कहाँ पे प्रिपेयर होंगे बेटा, वो प्रिपेयर होंगे फैक्ट्रीज में। ठीक है बेटा, हो गया, समझ में आया मैन्योर और फर्टिलाइजर। यस,
क्वेश्चन, अ केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड, द केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आंसर आ गया दिमाग में, पर फिर भी ये है होमवर्क क्वेश्चन, ये करके आना है होमवर्क में। पढ़ा दिया बेटा, ये सब कुछ पढ़ा दिया है। सॉइल मैटर फॉर्म बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, मैंने बताया था जो सॉइल मैटर है जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? वो मैटर जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? ये भी करना है होमवर्क में। नेक्स्ट इज इरिगेशन। नेक्स्ट इज इरिगेशन, जो अभी हमारे प्लांट्स ग्रो, जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं उनको पानी भी ज़रूरी है। जैसे आपको खाना पानी सब चाहिए ना, वैसे ही प्लांट्स को भी खाना पानी चाहिए। तो हमने प्लांट्स को खाना खिलाया इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना। अभी क्या चाहिए? अभी उनको चाहिए पानी। कैसे प्रोवाइड करेंगे? इरिगेशन से। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल्स पे, एक प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स की, आज दिया फिर 2 दिन बाद दिया, जिस प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए डेली पानी दिया एट रेगुलर इंटरवल्स पे, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ये तो सबको पता है। अगर हमारे घर पे ड्राई पॉट है, उसमें प्लांट ग्रो हो रहा है, तो अगर हम उसको बहुत टाइम तक पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होगा, प्लांट डेड हो जाएगा। तो वैसे ही इनको भी पानी चाहिए, ये क्रॉप्स को भी पानी चाहिए, बिकॉज ड्राई कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। सोर्सेस क्या है? कहाँ से हम इरिगेशन देंगे, कहाँ से पानी देंगे प्लांट्स को? डैम्स है, रिवर्स है, वेल्स है, तो वो सारे सोर्सेस है। रिवर, कैनल, वेल, ट्यूबवेल, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारे क्या है? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है। मतलब पानी वहाँ से लेंगे और प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी देंगे। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब जो पहले यूज़ करते थे। अभी तो जो यूज़ करते हैं उनको मॉडर्न मेथड्स बोलते हैं, जो पहले यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए वो है ट्रेडिशनल मेथड्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये है फर्स्ट इज मोट। बेटा इसका जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनका हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना कि उनकी वर्किंग कैसे होती है, क्या होता है, बस नाम याद रखने। एग्जाम में आएगा तो भी बस नाम पूछेंगे कि कौन से ट्रेडिशनल मेथड है, तो हमें 4 आने चाहिए। फर्स्ट इज मोट, वेल है, पुली है, इसकी मदद से पानी वेल में से निकालेंगे और प्लांट्स को सप्लाई करेंगे। ये इतना डिटेल में फिर भी नहीं जाना है। ये मोट है, ये है चेन पंप, यहाँ पे चेन अटैच्ड है, यहाँ पे और एक व्हील अटैच होता है बेटा, यहाँ पे और एक व्हील अटैच होगा, है ना, और उसकी मदद से यहाँ से ये रोटेट करेंगे, उसकी वजह से पानी आएगा, पानी मिलेगा, दैट इज चेन पंप। थर्ड इज डेकली, ये सीसॉ के जैसे है, ऐसे ऐसे सीसॉ के जैसे है ना, तो ये मैकेनिज्म से वर्क करेगा। डिटेल में वापस बोल रही हूँ, मैकेनिज्म्स नहीं पढ़ने, सिर्फ नाम याद रखने। फोर्थ इज राहट। फोर्थ क्या है? राहट। ये जो बुल है, जो ऑक्स है, वो रोटेट करेगा और यहाँ पे जो है इसके रोटेशन की वजह से ये भी रोटेट करेगा, और ये जो है वो क्रॉप फील्ड में हम फिर उससे पानी पहुँचा सकते हैं। कौन से थे? मोट, कौन से थे? मोट, चेन पंप, डेकली और राहट। ये क्या है? ये है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स जो पहले यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। नाउ कमिंग टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स मतलब हम जो अभी यूज करते हैं, 2 टाइप्स है, 2 मॉडर्न मेथड्स है। फर्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन, सेकेंड इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो क्या? द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इससे क्या होगा? जब हम मॉडर्न मेथड्स यूज़ करेंगे, वाटर इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं, मतलब वाटर का वेस्टेज नहीं होगा। जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे है कि ये जो मेथड्स है उनमें कैसे कुछ पानी फील्ड्स में जाएगा, कुछ वेस्ट हो जाएगा, आजू बाजू हो जाएगा, तो क्या है, ये सारा क्या करेगा? वाटर के स्पॉइलेज करेगा, वेस्टेज करेगा। बट ये मेथड्स जो है इसमें वेस्टेज नहीं होगा, वाटर इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स है। कौन से 2 टाइप्स है? एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है
ड्रिप सिस्टम, तो पहले पढ़ेंगे स्प्रिंकलर। यस, स्प्रिंकलर सिस्टम। शावर लेने जाते हो तो उसमें कैसा होता है, शावर के जैसे, या फिर बारिश में नहाए हो ना, तो वो जो रेनफॉल होता है उसी फॉर्म में यहाँ पे प्लांट्स को आर्टिफिशियल रेनफॉल जैसे ये जो स्प्रिंकलर्स है, वाटर प्रेशर की मदद से उनमें से वाटर बाहर आएगा एंड उसकी मदद से प्लांट्स को पानी मिलेगा। इन द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन द मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड। यहाँ पे मेन पाइपलाइन होंगी, यहाँ पे इनकी जो मेन पाइपलाइन है वो यहाँ पे होगी, है ना। उसके बाद परपेंडिकुलर पाइप्स, ये जो मेन पाइपलाइन है उसके ऊपर ऐसे पाइप्स कनेक्टेड होंगी, ये परपेंडिकुलर है ना। इतना तो मैथ्स आता है, इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए, 8th में हम, है ना। तो ये परपेंडिकुलर जो पाइपलाइंस है, जो मेन पाइपलाइन है उसमें हम परपेंडिकुलर पाइप्स लगाएंगे और इन पे होगा नोजल। इन पे क्या होगा, नोजल होगा। ये इन पे क्या होगा, नोजल। फिर जब वो नोजल रोटेट करेगा, पढ़ेंगे, फिर जब वो नोजल रोटेट करेगा तो उसमें से पानी आएगा और वो स्प्रे होगा। नोजल कहाँ पे अटैच है, एट द टॉप, एंड आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स में हमने पाइपलाइन जो नोजल्स थे उनको लगाया। When water from the tube well is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. जब वाटर को इसमें से फ्लो करवाएंगे, ये जो पाइपलाइन है वाटर को इसमें से फ्लो करवाएंगे विद हेल्प ऑफ प्रेशर, वो यहाँ पे आएगा वाटर, एंड जब नोजल जो है वो रोटेट करेंगे तो फील्ड को पानी सप्लाई होगा। द वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप प्लांट एज इफ इट इज रेनिंग। जैसे रेनफॉल होता है, जैसे रेनिंग होता है, वैसे ही रेनफॉल जैसे ही प्लांट्स को कैसे मिलेगा, पानी मिलेगा। द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मोर यूजफुल फॉर द अनइवन लैंड एंड प्लेसेस विद सैंडी सॉइल। मतलब अनइवन लैंड है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जो अनइवन लैंड है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादा यूजफुल है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से प्लांट्स को हम जब वाटरिंग करनी होती है। क्योंकि अगर ये ऐसा है, अगर हम लोगों ने डायरेक्टली पानी दिया ये फील्ड्स में, इफ़ वी सप्लाई डायरेक्टली वाटर विद द हेल्प ऑफ पाइप, तो क्या हो जाएगा, पानी फ्लो कर जाएगा। तो इसमें वैसा नहीं होगा, पानी फ्लो नहीं कर रहा है, धीरे धीरे रेनफॉल के जैसे पानी क्या हो रहा है, स्प्रिंकल हो रहा है इन दी एंटायर फील्ड। ठीक है। इसके बाद है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होगा, ड्रिप सिस्टम में एक पाइप है, यहाँ पे दिख रही है, एक पाइपलाइन है और यहाँ पे छोटे छोटे होल्स है पाइप्स में, छोटे छोटे क्या है, होल्स है। मतलब ये प्लांट है, ये जो प्लांट है वहाँ पे एक पाइपलाइन उसके बाजू में हम लोग रन करवाएंगे और यहाँ पे होल होगा, ताकि वाटर जो है, जब हम लोग पाइपलाइन से वाटर को पास करवाएं तो वाटर डायरेक्टली कहाँ पे फ्लो होगा, डायरेक्टली रूट्स पे। ठीक है, वाटर डायरेक्टली कहाँ पे फ्लो होगा, डायरेक्टली ऑन द रूट्स। तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ये ज़्यादा यूजफुल है, इसमें भी वेस्टेज नहीं होगा, है ना। द ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरेगा। द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विथ स्मॉल होल्स, है ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं इन द फील्ड। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द नैरो पाइप इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजिशन ऑफ रूट्स। बताया, रूट्स जहाँ पे है वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरेगा। द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट एंड यूटिलाइज बाय द प्लांट। ये तो मैम पता ही है, जो रूट्स होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, हाँ ये तो पता ही है। देयर इज़ नो रन ऑफ, मतलब पानी इधर उधर नहीं चला जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। देयर इज़ नो रन ऑफ इरिगेशन वाटर, जो हम वाटर देंगे वो पानी वेस्ट नहीं होगा। ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ट्रीज एंड गार्डन्स। ये याद रखना है, ठीक है। ये पूछते एग्जाम में कि ड्रिप सिस्टम से क्या हम वाटर कर सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड, वाटर वेस्ट नहीं होगा।
ड्रिप सिस्टम मिनिमाइजेस द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, है ना, वाटर वेस्ट नहीं होगा तो हमें जितना पानी चाहिए वाटर ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, वाटर कम लगेगा हमें, मतलब उसका यूज़ मिनिमाइज हो जाएगा, वाटर कम लगेगा. So drip system of irrigation is very useful to those regions where the availability of water is less. Availability of water is लेस, जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ पे ड्राई रीजन से पानी कम होगा, अवेलेबिलिटी कम होगी वाटर की, वहाँ पे ड्रिप सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ठीक है बेटा, आया समझ में? पहला क्या पढ़ा था? स्प्रिंकलर सिस्टम, अभी पढ़ा ड्रिप सिस्टम. इस पे क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न मेथड्स बताओ इरिगेशन के और एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा. First was sprinkler system, second is drip system. ये क्वेश्चन अभी जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा. Supply of water to crops at appropriate intervals is called what? आता है, पढ़ के आ गया. ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, पढ़ के आ जाना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स मतलब मैंने बता दिया था. व्हाट आर वीड्स? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था. जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते, हमारा जो मेन क्रॉप है उनके आजू बाजू जो अनवांटेड यूजलेस प्लांट्स होते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते, उनको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. द अनवांटेड प्लांट or wild plants which grow along with a cultivated crop are called weeds. है ना, जो हमारा क्रॉप कल्टिवेटेड है उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स. ये भी डेफिनेशन है, वीड की डेफिनेशन आई तो ये लिखना है, ठीक है. रिमूवल ऑफ वीड्स, जब हम लोग वो वीड्स को रिमूव करेंगे, अभी वैसे का वैसे तो नहीं रखेंगे ना. हाँ मैम, वैसे नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, उनको रिमूव करना ही पड़ेगा. तो जो रिमूवल है, जो रिमूवल ऑफ वीड्स है उसको बोलते हैं वीडिंग. रिमूवल ऑफ वीड्स क्या है? वीडिंग. रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. Weeding is necessary since it compete with the crop plants for water, nutrients, space and light, है ना, सनलाइट. लाइट मतलब सनलाइट. जो वीड्स है वो जो मेन प्लांट है, हमारा जो क्रॉप है उसके साथ कम्पीट करेगा. उसको भी वाटर चाहिए होगा, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, उसको भी सनलाइट चाहिए होगी ग्रो करने के लिए, है ना. तो ये ना हो इसलिए हमें वीड्स को रिमूव करना पड़ता है. सिंस वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप्स दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स. वीड्स कैसे है? वीड्स आर हार्मफुल. Thus, the various methods of weeding, controlling the weeds or eradicating weeds are as follows. अभी हम देखेंगे कि weeds को कैसे रिमूव करेंगे. जो weeds ग्रो हो रहे हैं हमारे लैंड में उनको कैसे रिमूव करेंगे. डायरेक्टली. फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग आउट विथ हैंड. जो वीड्स ग्रो हो रहे हैं उसको डायरेक्टली प्लांट से जो है वहाँ से अपरूट कर लेंगे, मतलब डायरेक्टली वहाँ से निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुटिंग देम आउट विथ हैंड, पुलिंग देम आउट विथ हैंड. फर्स्ट क्या है? रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड. क्या करेंगे? वीड्स जो ग्रो हो रहे डायरेक्टली उनको खींचेंगे तो क्या हो जाएंगे? अपरूट हो जाएंगे. रूट्स के साथ ही पूरा क्रॉप, जो वीड का जो प्लांट है वो बाहर आ जाएगा. वीड्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द क्रॉप फील्ड्स जस्ट बाय पुलिंग देम विथ हैंड्स. When we pull the weeds, they get uprooted from the field. Uprooted मतलब roots के साथ बाहर आना. These uprooted weeds can be thrown away. है ना, uproot हो जाते हैं और ये जो है weeds हम उनको थ्रो करेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे. Second is removal of weeds by using a खुरपी. ये है, this is a popsicle नहीं है, ये आइसक्रीम नहीं है, ये क्या है? खुरपी. छोटा नाइफ जैसा होता है उसको हम खुरपी बोलते हैं. उसकी मदद से हम कट कर सकते हैं. जो प्लांट है, ये जो प्लांट है उसको डायरेक्टली, ये जो वीड है
ये जो वीड है उसको डायरेक्टली यहाँ से कट आउट करेंगे, उसको डायरेक्टली यहाँ से कट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, विच कैन बी रिमूव बाय डिगिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी थोड़े थोड़े टाइम बाद हम लोग वहाँ से उनको वापस कट डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुरपी, विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। Destroying the weeds by spraying special chemicals called weedicides। क्या होते हैं, जो केमिकल्स जो होते हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको बोलते हैं वीडीसाइड्स। जो केमिकल्स वीड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे उनको बोलेंगे वीडीसाइड्स। मतलब हमारे जो प्लांट, जो हमारा क्रॉप फील्ड है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम केमिकल स्प्रे करेंगे, उनको केमिकल्स को क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स बोलेंगे। The poisonous chemicals which are used to the poisonous chemicals which are used to kill weeds or the unwanted plants are called weedicides। जो बेटा जो weedicides होते हैं वो हमारे जो नेचुरल प्लांट्स, जो नॉर्मल क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उनके लिए पॉइजनस नहीं होंगे। वो किसके लिए पॉइजनस होंगे, जो weeds है, जो सिर्फ weeds ग्रो हो रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए पॉइजनस है। और इसका एग्जाम्पल है 2,4-D एंड MCPA। याद रखना है क्या एग्जाम्पल है वीडीसाइड्स का, 2,4-D एंड MCPA। ठीक है। अगेन द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ वेड्स। अभी ही पढ़ा कौन सा एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट है जो पॉप्सिकल की तरह देखा था हमने, कौन सा है वो होमवर्क करना है। ये है आपका अगेन होमवर्क क्वेश्चन। फाइनली आता है हार्वेस्टिंग। इतनी मेहनत की, इतना अच्छे से क्रॉप ग्रो किया, उनको खाना दिया, पानी दिया, उनको वीड से प्रोटेक्ट किया, उसको अच्छे से बड़ा होने दिया। फाइनली द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या, जो क्रॉप्स ग्रो हो चुके हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनमें अभी हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। The cutting and gathering of mature food crop is called harvesting। है ना, क्रॉप ग्रो हो गया, उसको हम कट करेंगे और इकट्ठा करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग। दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन, ये भी याद करनी है। हार्वेस्टिंग, हमारे कंट्री में हार्वेस्टिंग इज ईदर डन मैन्युअली बाय अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। किससे कर सकते हैं, ईदर बाय अ सिकल, ये है सिकल, किससे करेंगे, या तो सिकल से और विद द हेल्प ऑफ अ हार्वेस्टर। यस, हार्वेस्टिंग किसके हेल्प से होगी, या तो सिकल से या फिर सिकल से या फिर हार्वेस्टर की हेल्प से। द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम चैफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, इसके बाद अभी हमने क्या किया, जो क्रॉप्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वीट का क्रॉप है, देखा है क्या कभी, ये जो वीट है उसमें जो बाहर है ना बेटा, ये जो वीट है, तो ये जो बाहर है उसकी कोई तो कवरिंग है और उसके अंदर हमारा वीट है, उसके अंदर वीट है। ये यहाँ पे हमारे ग्रेन्स होंगे, जो ग्रेन के बाहर की जो कवरिंग है, जो ग्रेन के बाहर की ये कवरिंग है उसको बोलते हैं चैफ। क्या बोलेंगे, चैफ। मतलब अभी हम ऐसे चैफ के साथ कभी वीट खाए हैं, जब घर पे वीट आती है, ग्रेन्स आते हैं, इसके साथ आते हैं क्या, नहीं। मतलब उनको सेपरेट करना पड़ेगा, वीट को और चैफ को अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो कौन से प्रोसेस से होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेपरेट करने को। जब हम लोग वीट के ग्रेन को और चैफ को सेपरेट करेंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है क्या मैम, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, FIB क्वेश्चन भी है और मन किया तो डेफिनेशन में भी पूछ लेंगे। व्हाट इज थ्रेशिंग,
द सेपरेशन ऑफ grains from the chaff, it is called as threshing. ठीक है, आजकल थ्रेशिंग के लिए या फिर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक साथ हो इसलिए क्या यूज करते हैं, कंबाइन यूज करते हैं. जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फार्म लैंड्स होते हैं बेटा, वो क्या यूज करेंगे, कंबाइन यूज करेंगे. These days combines are being used in large farms for harvesting related operation. Harvesting of crops is done by combine. ये है combine. ठीक है, a combine is a huge machine which cuts the standing cereal crop. जो हमारा क्रॉप है उसको कट करेगा एंड थ्रेशेस इट एंड सेपरेट्स द chaff. मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं. कौन सा, एक तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग. मतलब फार्मर्स को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है. कंबाइन मतलब हार्वेस्टिंग भी होगी. देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे this is a combine or the combine is a combined harvester and thresher. It is a combined harvester and thresher. याद रखना है combine क्या है, it is a combined harvester और thresher, इसलिए उसको combine बोलते हैं. Farmers in small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. Winnowing क्या, घर पे मम्मी को देखा होगा, ऐसा कुछ तो होता है, उसमें से ऐसे ऐसे करते हैं तो ग्रेन्स बाहर, जो वेस्ट है वो निकलेगा बाहर, शेफ निकलेगा, या फिर उसमें से जो सीड्स ये है, जो स्टोन्स रह जाते हैं छोटे छोटे, वो भी रिमूवल करती है मम्मी, घर पे भी करती है. बट जो छोटे फार्म्स होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो इतना उनको ज़रूरत नहीं है, उनको इतना ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कंबाइन वगैरह यूज़ करना. तो डायरेक्टली क्या करते हैं, दे डू इट बाय विनोइंग. यहाँ पे जो लेडी कर रही है ना उसको बोलते हैं विनोइंग. द फार्म्स इन स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग. ठीक है, क्या देखा हमने, फर्स्ट वाज थ्रेशिंग और विनोइंग. दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. ये भी FIB क्वेश्चन है और ये अगर पूछा मन किया तो डेफिनेशन में भी पूछ लेंगे. ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ बेटा सब कुछ यहाँ बिठा के फिर जाना एग्जाम देने. ठीक है, यस. The process of separation of grain from the chaff after harvesting is known as अभी अभी किया है ना, तो वापस से इसको ले लो होमवर्क. यस. अभी हमने हार्वेस्ट तो कर लिया. हार्वेस्ट मतलब ग्रेन को निकाल लिया, क्रॉप्स को अच्छे से निकाल लिया फील्ड में से. अभी वहाँ पे ही रखेंगे क्या क्रॉप्स को, फील्ड में ही रखेंगे क्या. अगर रेनफॉल हुआ, ज़्यादा विंड हुई तो डैमेज हो जाएगा क्रॉप, तो उसके लिए उसको प्रॉपर जगह पे स्टोर करना भी ज़रूरी है ना. क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद लास्ट स्टेप इज स्टोरेज ऑफ द क्रॉप. द फ्रेश फूड ग्रेन्स obtained by harvesting of the crops contain more moisture. अभी जब हम लोग स्टोर करेंगे तो बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है. कौन सी, जो हमने फ्रेश फूड ग्रेन्स निकाले होते हैं, जो क्रॉप्स हमने हार्वेस्ट करे होते हैं ना, उनमें कुछ कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो हम वैसे ही उनको स्टोर नहीं कर सकते. वैसे ही स्टोर किया तो फिर उसमें फंगस लग जाएगा, वैसे ही स्टोर किया तो ग्रेन्स खराब होने के हाई चांसेस है. तो हम क्या करते हैं, उनको पहले सन ड्राई करते हैं, उनको पहले ड्राई करते हैं, उनको ऐसे फैला के रखेंगे और सन को अलाउ करेंगे. विद द हेल्प ऑफ सन हम उनको पहले ड्राई करते हैं. If freshly harvested crops are stored without drying, they may get spoiled and attacked by organisms. है ना, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको अटैक करेंगे, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ एंड जर्मिनेशन. यही जो क्रॉप्स, यही जो हमें ग्रेन्स मिले होते हैं वही हम वापस यूज़ करते हैं जर्मिनेशन के लिए, वही वापस सो करते हैं, है ना. तो ये जब डैमेज हो जाएंगे तो ना जर्मिनेट कर पाएंगे, ना हम खा पाएंगे, मतलब प्रॉपर यूज़ भी नहीं कर सकते, जर्मिनेट भी नहीं कर सकते. हेंस बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन. कैसे ड्राई करेंगे, इन द सन, टू रिड्यूस द मॉइस्चर. उनमें जो मॉइस्चर होगा उसका कंटेंट रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को पहले प्रॉपरली ड्राई करते हैं. When grains are stored at home, some dried neem leaves
शायद घर पे देखा होगा कि जब हम लोग ग्रेन्स घर पे स्टोर करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं। क्यों? क्योंकि वापस अगेन क्योंकि वो स्पॉइल ना हो। व्हेन ग्रेन्स आर स्टोर्ड एट होम, सम ड्राइड नीम लीव्स आर एडेड टू इट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको भी बचाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि वहाँ से घर पे आ गए तो घर पे एकदम सेफ है। उन पे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे ब्लैक ब्राउन कलर के कीड़े हो जाते हैं, वो है पेस्ट। वो सारे जो है उनको भी हमारे क्रॉप्स में, उनको भी हमारे ग्रेन्स में नहीं आने देना है। तो उसके लिए मम्मी क्या करती है, जो हमारे नीम लीव्स होते हैं, नीम कड़वे होते हैं, हाँ, तो उनको भी गीला गीला नहीं डालना, ठीक है, उनको भी ड्राई करना है क्योंकि हमें मॉइस्चर अवॉइड करना है। उनको भी ड्राई करके फिर हम लोग ऐड करेंगे। लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। सिलोज एंड ग्रेनरीज, सिलोज बोलो साइलोज, ठीक है। लार्ज स्केल स्टोरेज मतलब बहुत ज़्यादा जब स्टोर करना होगा, बहुत ज़्यादा जब ग्रेन है, उनको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, ग्रेनरीज या सिलोज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको भी रैट्स है, इंसेक्ट्स है, उनसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, बड़े बड़े जो ग्रेनरीज होते हैं, जो बड़े बड़े सिलोज होते हैं, उसमें। ये है सिलोज और ये है ग्रेनरी। ठीक है बेटा, यस। अभी क्रॉप्स का पार्ट हो गया खत्म, क्रॉप का पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी पढ़ना है हमें लास्ट टॉपिक, कौन सा है, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे बेटा हमने क्रॉप्स थे, जो क्रॉप्स थे उनको हमने अच्छे से कल्टीवेट किया, उनका ख्याल रखा, और फिर इनका ख्याल रखने के बाद हमें उनसे प्रोडक्ट्स मिले, हमें उसके बाद प्रोडक्ट्स मिले ना। तो एनिमल हस्बेंड्री, हाँ, एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या, कि जो एनिमल्स होते हैं, खाते हो ना हम लोग, मिल्क पीते हैं, वुल यूज़ करते हैं, ये सारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, फिश, कॉड लिवर, ये पढ़ेंगे। ये जो सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो वो जो एनिमल्स हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उनको कोई डिजीज़ ना हो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को, वो जो बड़े से प्रोसेस होती है, वो जो होता है उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब the animals reared at home or in farms have to be provided with proper फूड, शेल्टर एंड केयर। उनको प्रॉपर खाना भी देना पड़ेगा, उनको प्रॉपर शेल्टर भी देना पड़ेगा जहाँ पे वो रह सके, और उनका अच्छे से छोटे छोटे बेबीज की तरह ख्याल भी रखना पड़ेगा। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, यहाँ पे द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, खाना, शेल्टर, उनका रहना, उनकी हेल्थ और उनकी ब्रीडिंग, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ब्रीड करेंगे, उनकी ब्रीडिंग, ये सब का ख्याल रखना। ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो एनिमल्स है हमारे घर पे, फार्म पे, जो हम उनको पाल रहे हैं, जो रेयर कर रहे हैं, उन एनिमल्स को, इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। वापस से, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, shelter, health and breeding of domestic animals is called animal husbandry. Important definition to be learned. Yes, ये भी definition learn करनी है, ये भी definition learn करनी है। Many people living in the coastal areas consume fish as a major product of their diet. कोस्टल एरियाज़ मतलब क्या, जो ओशन के बाजू में एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ़िश प्रोड्यूस होंगी, बहुत ज़्यादा फ़िश होंगी, तो उनका मेजर प्रोडक्ट क्या है, वो लोग ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है, फ़िश पे। यस, कंज्यूम फिश एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। याद रखना है, ये याद रखना है, ये भी अपना इम्पोर्टेंट FIB क्वेश्चन है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट FIB क्वेश्चन है। क्या याद रखना है, फिश से क्या मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है। और जो कॉड लिवर ऑयल है, इवन दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। कॉड लिवर ऑयल किस में रिच होता है, इट इज़ रिच इन विटामिन डी। ठीक है, अब मैंने पहले पूछा था
कि जो हमारे फाइबर्स है, हमने 2 फाइबर्स लिखे थे, एक कौन सा था, कॉटन और एक जूट। तो जो हमें वुल मिलता है वो फाइबर है, वो क्रॉप से मिलेगा नहीं, किससे मिलेगा, इससे। क्या है ये, शेप है, वो क्या प्रोवाइड करेगी, वुल। तो यही जो एनिमल्स है उनका ख्याल रखना, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनको डिजीज ना हो, ये सब का ख्याल रखना, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है बेटा। अभी हमने जो इतना पढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़े ना, एक के बाद एक, उन पे मैंने एक कंबाइंड क्वेश्चन दिया है कि सारे प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये है होमवर्क। क्या करना है, अरेंज दिस फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द ऑर्डर इन विच दे आर फॉलोड। मैम बहुत ईजी है ना, मैम बहुत ईजी है, सब कुछ समझ लिया है। ये क्या है, ऐसे हो जाएगा, यस यस। अभी इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, इतने सारे क्वेश्चंस जो होमवर्क में दिए हैं मैंने, उसके आंसर्स मैंने वहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं, देखो ऐसे ABCDE है ना, जिसमें ABCD है, ऑप्शंस दिए हैं, और मुझे वो सारे क्वेश्चंस नीचे कमेंट करके बताने हैं उसके आंसर्स। ठीक है, हो गया, आज का चैप्टर हमारा डन है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है सबको, है ना। एंड करेंगे एक प्यारे से अच्छे से कोट के साथ, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स हार्डर। मतलब क्या कि सपोज मैम आज होमवर्क दिया है ना, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल का होमवर्क परसों करेंगे, परसों का जो लर्निंग है ना उसके बाद कर लेंगे, फिर वो दिन भी आ जाता है, उसके बाद क्या कि नहीं नहीं आज बोर हो रहा है, आज तो गेम खेलने का मन है, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, आज का कल, वो काम परसों, उसके बाद का उसके दिन पे, तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहता है वो हमारे काम क्या करेगा, पाइल अप करते जाएगा। एक काम 4 दिनों बाद 1000 काम हो जाएंगे। तो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, जो आज दिया है, जो आज काम दे रहे हैं, आज करो। थोड़ा थोड़ा ही होता है ना, आज है, आज कर लोगे तो 1 घंटे में हो जाएगा, कल करोगे तो वापस 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। धीरे 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 ऐसे पाइल अप नहीं करना है, एक के दिन एक काम करते रहना है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। ठीक है। और हाँ, ये है इंस्टाग्राम लिंक, इस पे फॉलो करना है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आंसर्स दो, मेरे साथ कम्युनिकेट करो। ठीक है बेटा। और जो नोट्स है, ये जो हमने पढ़ा, इतना वन शॉट में जो समझा, जो हमारे दिमाग में गया है, वो सारा मैंने नोट्स के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में एक लिंक दी है, वो आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है। आई होप सब समझ में आ गया है, सब अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।